नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में। जिन लोगों ने अभी भी ट्रेडिंग शुरू करी है और जिनको फंडामेंटल्स जिनके क्लियर नहीं हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट की बात करने से पहले हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी कंपनी जो होती है वो सर्विस दे रही है हमें, और उस सर्विस के बदले हमसे पैसा लेती है। यही मतलब है। कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज विच इज एंगेज्ड इन सम प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड इज कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। तो कोई भी कंपनी होगी, मान लीजिए कोई बैंक हो गया, बैंक में हम क्या करते हैं, पैसा रखते हैं अपना, हमारा पैसा सेफ रहता है। तो ये सर्विस दे रही है हमें बैंक कि भाई अपना पैसा रखो हमारे पास में, सिक्योरिटी है ना। घर पे रखोगे तो चोरी हो सकता है पैसा, लेकिन हमारे पास रखोगे तो हमारे पास सेफ है आपका पैसा। तो ये सर्विस हो गई, और उसकी सर्विस के बदले वो हमें इंटरेस्ट देती है ना। और जैसे मान लीजिए जियो हो गया, रिलायंस जियो, ये हम हमें सर्विस दे रही है, हमें इंटरनेट दे रही है, और हमें फ्री कॉलिंग दे रही है। उसके बदले हमसे जो है पैसा ले रही है वो। हम हर महीने रिचार्ज कराते हैं। तो ये मतलब सर्विस हो गई, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके बदले हम उसको पैसा दे रहे हैं। और उसमें भी जो है कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है। अगर जियो को, अगर मान लीजिए 300, मान लिया, अब तो रेट बढ़ गए हैं, मान लीजिए 550 रुपये का रिचार्ज है, उसमें जियो को प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो वो 550 का रिचार्ज करवा रहे हैं। अगर उनको नुकसान होगा तो उसका रेट बढ़ा देंगे, जैसा उन्होंने बढ़ाया था अभी बीच में, पहले 399 का था, फिर उन्होंने अब जो है बढ़ा दिया, अभी रेट 100-150 रुपये बढ़ा दिया है। तो क्यों बढ़ाया? क्योंकि उनको पहले उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, है ना। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है हमारे पास में, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था जब भी उन्होंने रेट बढ़ाए। तो कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होगा, अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं होगी तो कंपनी नहीं चल पाएगी। तो कंपनी के लिए सबसे पहली चीज़ है प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर वो प्रॉफिट में नहीं है कंपनी, तो वो डूब जाएगी, उसका दिवालिया निकल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी निकल रहा होगा तो भी उसके ओनर जो है दिवालिया निकाल देंगे उसका, जब उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो, है ना। तो सबसे मेन जो है कंपनी के लिए शर्त है प्रॉफिट में रहना चाहिए। दूसरा, गुड सर्विस। प्रॉफिट में रहने के लिए ये थोड़ी कि भाई उठ पटांग काम करेंगे। मान लो कोई जूस की कंपनी है ना, वो जूस तो पिला नहीं रही आपको, आपको वो आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला मिला के बेच रही है ना। तो मान लो शुरू शुरू में चल जाएगा, लेकिन मान लो जिस दिन पकड़ा गया उस दिन तो कंपनी का नाम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा ना। नेम बिल्कुल कंपनी का डूब जाएगा, डाउन, नेम ख़त्म। और जिस कंपनी का नाम ख़त्म, वो तो कंपनी ख़त्म हो गई। नाम बनाने में तो सालों का लग जाती हैं, पूरी जनरेशन्स लग जाती हैं, है ना, कई कई जनरेशन लग जाती हैं। अब जो रिलायंस है, ये जो है, जो धीरू भाई अंबानी जी थे, जो उस टाइम से चली आ रही है। अब ये सेकंड जनरेशन है मुकेश अंबानी जी, और उनके बच्चे अब थर्ड जनरेशन में इसको आगे ले जाएंगे। तो मतलब पूरी पूरी पीढ़ियाँ लग जाती हैं किसी कंपनी को खड़ा करने में, एक दिन में खड़ी नहीं होती कंपनी। तो जो नाम होता है वो सब कुछ होता है। अगर नाम नहीं कंपनी का, अगर उसने नाम खराब कर दिया अपना, तो कंपनी फिर जो है नहीं चल पाएगी, डूब जाएगी फिर वो कंपनी। और उसके लिए उसको गुड सर्विस देनी ही पड़ेगी। अगर गुड सर्विस नहीं दे रही है कंपनी, तो फिर वो उसका मान लो कि वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। वो जो बरसाती मेंढक होते हैं ना, इस तरीके से है। वो कुछ दिन चल रही है, प्रॉफिट कमा रही है, और प्रॉफिट जब उसका कम हो जाएगा, वो जो है दिवालिया घोषित हो जाएगी और फिर निकल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्रमोटर्स की। प्रमोटर कौन होते हैं? जो लार्ज स्टेक होल्डर्स होते हैं। लार्ज स्टेक होल्डर्स दोस्तों, मतलब जिनका जो कंपनी के अंदर जो हिस्सेदारी है वो बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। छोटे मोटे वो नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। करोड़ों रुपए लगा रखा है उन्होंने, 10-10%, 20-20% और 40-40% की हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर। जिस एक बंदे की हिस्सेदारी 40% की होगी तो उसने करोड़ों रुपए लगा ही रखा होगा। अब जैसे हमारे जो मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन फिर भी 40+% उनकी जो है हिस्सेदारी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल 14 लाख करोड़ है, उसके अंदर उनकी इतनी हिस्सेदारी है। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि वो, तो ऐसे लोग प्रमोटर्स होते हैं। मतलब वो ऐसे लोग रियल ओनर्स भी होते हैं, जिनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के अंदर, है ना, कि कंपनी के रोड मैप्स वही लोग तैयार कर रहे हैं, आगे हमें क्या करना है, सारी पॉलिसी वही वही बना रहे हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है, ओहो,
जो रिटेल इन्वेस्टर है उस बेचारे को क्या पता है, वो तो 10-20 शेयर लेके बैठा हुआ है। जब न्यूज़ आ जाती है तब उसको पता लग जाता है, मार्केट में अखबार में छप जाएगी, जो है टीवी में आ जाएगी, तब उसको पता चलेगा। लेकिन न्यूज़ आने से पहले जो कार्रवाई हो रही है वो तो उसको नहीं पता चल रही ना, वो तो इनको पता चलती है, प्रमोटर्स को। तो इसीलिए ये प्रमोटर्स जो होते हैं वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं, और इनका जो मूवमेंट होता है वो उसको बहुत ज़्यादा देखा जाना चाहिए। ये जिस कंपनी में अपने शेयर्स बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए। आगे बात करेंगे। शेयर मार्केट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिफरेंट कंपनीज ज्वाइन इन ऑर्डर टू जनरेट सफिशिएंट कैपिटल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात किया था कि कंपनी के लिए नाम बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी का जिस कंपनी का नेम खराब हो गया, नाम खराब हो गया, वो कंपनी नहीं चल पाएगी। और उसके लिए कंपनी को क्या करना होता है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसके जो जो भी एक्ट्स हैं वो सब पब्लिक को पता होने चाहिए कि भाई वो कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है। ये नहीं, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है उसको कि भाई अंधेरे में तीर चला रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं होता है। तो इसके लिए जो है शेयर मार्केट में भरोसे वाला काम है। जिस कंपनी में भरोसा है आपको, जिसकी सर्विस अच्छी है और जिसका नाम है, तो उसी में पैसा लगाएंगे। तो शेयर मार्केट जो शेयर बाज़ार होता है, जहाँ शेयरों की खरीद फरोख्त हो रही है, शेयरों, हर बायर के लिए एक सेलर बैठा हुआ है, हर खरीदार के लिए एक बेचने वाला बैठा हुआ है। तो शेयरों की खरीद फरोख्त हो रही है वहाँ पे। जैसे कि मैं अगर आज 100 शेयर खरीदने जा रहा हूँ, तो कोई ना कोई 100 शेयर बेच भी रहा है ना। तो तभी तो मैं खरीद पा रहा हूँ। और बेचने वाले बैठे हुए हैं, खरीदने वाले बैठे हुए हैं। बेच कौन रहा है? जिसको भी बेचना है उसको नहीं, उसको उसने प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट कमा लिया उस शेयरों से। या मान लो वो चाहता है कि भाई ये कंपनी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब मैं दूसरी कंपनी में पैसा लगाऊंगा अपना, इसमें से निकाल रहा हूँ, है ना। और मैं क्यों खरीद रहा हूँ? मुझे लग रहा है कि भाई ये कंपनी जो है अच्छी लग रही है, और ये आगे जो है आगे बढ़ेगी। तो अपना अपना इंटरेस्ट है। किसी को लग रहा है कि कंपनी में अच्छा फ्यूचर है तो वो खरीद रहा है, किसी को लग रहा है कंपनी जो है गिरने वाली है या इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दे रही है तो वो बेच रहा है। तो अलग अलग इंटरेस्ट है, दुनिया है, खरीद रहे हैं लोग, बेच रहे हैं। ईच कंपनी हैज़ इट्स ओन शेयर प्राइस विच डिपेंड्स ऑन द टोटल मार्केट कैपिटल। शेयर प्राइस जो होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिसाइड होता है। जो कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटल होती है, उस कंपनी की कितनी वैल्यू है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उसकी वैल्यू करीब करीब 14 लाख करोड़ की है, 14 लाख करोड़। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा, कितनी बड़ी कंपनी है। उसके बाद आई थिंक TCS है, उसका भी करीब करीब 8-10 लाख करोड़ का मार्केट का कैपिटल है। तो ये जो डिसाइड होता है मार्केट कैपिटल पर डिसाइड होता है शेयर प्राइस, और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स पर डिसाइड होता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शेयर प्राइस क्या होता है, हम आगे बात करते हैं। शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ अ कंपनीज कैपिटल। सपोज अ कंपनी हैज़ मार्केट कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। मान के चलते हैं कि किसी कंपनी का कैपिटल 1 लाख रुपये है, ठीक है। 1 लाख रुपये की जो है, सिर्फ 1 लाख रुपये का मान के चल रहे हैं, और उसके 100 शेयर होल्डर हैं, ठीक है। 1 लाख का कैपिटल है, 100 शेयर होल्डर हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1,000 रुपये आएगा, 1000 रुपीज़। और जो शेयर होल्डर हैं ना, वो सारे बराबर के हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, 1-1% के, 1-1% के हिस्सेदार हैं, 1% के। तो उनके सबके हिस्से में 1-1 हज़ार रुपये आए। 1-1 हज़ार रुपये उन्होंने लगा रखे हैं 100 लोगों ने, तब जाके 1 लाख रुपये उसके कंपनी के पास आए हैं। तो इस तरह से हर शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 1000 रुपीज़, ठीक है। नाउ इफ़ द कंपनी हैज़ डिसाइडेड वैल्यू ऑफ 1 शेयर टू बी 10 रुपीज़। अगर उस कंपनी ने 10 रुपये का एक शेयर, 10 रुपीज़ पर शेयर, है ना, 10 रुपीज़ पर शेयर लगा रखे हैं, तो 1,000 रुपये का जो कैपिटल है उसमें कितने शेयर आएंगे? 100 शेयर आएंगे। तो हर ओनर के पास 100 शेयर हैं, 100 ओनर हैं, 100 शेयर हैं, तो टोटल 10,000 शेयर हुए, ठीक है। तो ये होता है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। शेयर स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है। आपको सबसे ज़्यादा जो मेन जो याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ अ कंपनीज कैपिटल। जैसे कि मान लीजिए इंडिया की करेंसी रुपये है, अब वो सिक्के तो बंद हो गए, जो पहले चलते थे 50 पैसे वाले सिक्के चल रहे हैं, मतलब रुपए वाले चल रहे हैं। जो 50 पैसे 25 पैसे चलते थे पहले, है ना, वो तो बंद हो गए। तो अब जो सबसे छोटा सिक्का चल रहा है वो है 1 रुपये का, उससे छोटा कुछ सिक्का नहीं है।
तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि शेयर जो है 1 रुपये के जैसा होता है। तो ये सबसे छोटा सेगमेंट होता है कंपनी का, इससे छोटा कुछ नहीं है। अब जिसको भी अगर मान लो इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर, तो शेयर खरीदने होंगे। 1 लाख रुपए हैं, एक कंपनी का शेयर 100 रुपये का है, तो 1000 शेयर खरीदेगा वो। 1 लाख रुपए उसको लगाने हैं कंपनी के अंदर। मान लो किसी को 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो वो 10 रुपये का शेयर है तो 1 लाख शेयर खरीदेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस पर चल रही है ना। जिस कंपनी को प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको। और जिसको लॉस होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। जो सुख दुख के साथी हैं वो तो, अगर सुख में साथ दे रहे हैं तो दुख में भी साथ देना चाहिए उनको। अगर दुख में साथ नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा फिर ऐसी यारी का, है ना। तो यहाँ तो यारी है, तो इसलिए सुख दुख के साथी हैं और आपको प्रॉफिट में भी साथ देना है और लॉस में भी साथ देना है। प्रॉफिट जब होगा तब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और जब लॉस होगा तो डिक्रीज होगा। क्यों होगा मैं समझाता हूँ आपको। मान के चलिए कि कंपनी ने डिक्लेयर किया कि भाई मुझे जो है प्रॉफिट हुआ है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हुआ है, ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर मतलब होता है कि मान लीजिए पिछली साल अभी 2020 चल रही है, 2019 में उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। कोई भी कंपनी है, एक्स कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है कोई, उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और ये हुआ था 2019 में, और अब 2020 चल रही है। इस साल उसने डिक्लेयर किया कि हमें 100 करोड़ से बढ़ के 120 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो जब ये न्यूज़ में आएगी ये चीज़ कि भाई लास्ट ईयर 100 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल 120 करोड़ का प्रॉफिट है इस कंपनी का, इसका मतलब 20% इसका प्रॉफिट बढ़ा है। तो लोगों के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स जाएगी कि ये कंपनी तो अच्छी है ना, इसने प्रॉफिट बुक करके दिया है और 20% इसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ाया। तो क्या होगा कि अचानक से इट्स लीड्स टू सडन इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड बढ़ जाएगी। और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो आपको पता होगा कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ होगी शेयर के साथ में। अचानक से बहुत सारे खरीदार आ जाएंगे, क्योंकि एक कंपनी की एक गुड न्यूज़ आई है ना, कंपनी ने प्रॉफिट बुक करके दिया है। तो अचानक से बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे और सेलर्स कम पड़ जाएंगे। जब सेलर्स कम पड़ जाएंगे, बायर ज़्यादा हो जाएंगे, बायर ग्रेटर देन सेलर हो जाएंगे, तो सेलर क्या करेंगे कि अपने अपने जो सेलिंग के जो रेट हैं उनको बढ़ा देंगे। बोलेंगे भाई जब खरीदने वाले इतने हैं तो हम कम दाम में क्यों बेचें, हम तो ज़्यादा दाम में बेचेंगे। 100 रुपये का शेयर मान लो वो उन्होंने बोल दिया 120 कर दिया 100 रुपये का शेयर। तो ये होता है जब प्रॉफिट बुक होता है। और मान लीजिए जब लॉस होगा तो वो भी न्यूज़ में आएगी कि इस कंपनी ने लॉस बुक करके दिया है, वो चीज़ भी उसमें आएगी। जब लॉस होगा तो जो खरीदार हैं वो कम पड़ जाएंगे बेचारे, क्योंकि खरीदने वाले कम हो जाएंगे और बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पर। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो जो शेयर ले लेके बैठे हुए हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर ले लेके बैठे हुए हैं, वो अचानक से सेलिंग शुरू कर देंगे, है ना। क्योंकि लॉस में आ गई कंपनी, उसने लास्ट ईयर 100 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था और अब उसने दिखाया है कि हमें 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 20 करोड़ का लॉस हुआ है ईयर ऑन ईयर, है ना। तो जो शेयर ले लेके बैठे हुए थे उसके, वो बोलेंगे बेचारे कि अरे यार 1 साल हो गई इसमें शेयर लगाए हुए और कंपनी तो घाटे में आ गई, है ना। और जो भी हैं शेयर होल्डर्स वो बेचना शुरू कर देंगे। अचानक से हैवी सेलिंग हो जाएगी, और जब हैवी सेलिंग होगी तो सेलर्स ज़्यादा हो जाएंगे, ग्रेटर देन बायर, सेलर ग्रेटर देन बायर, है ना। जब सेलर बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो उनको सस्ते दाम में बेचनी पड़ेगी। ये तो आपको पता ही होगा कि मान लीजिए कोई सब्जी है, मान लीजिए टमाटर चल रहे हैं अभी 80 रुपये किलो चल रहे हैं। तो 80 रुपये किलो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। टमाटर तो लोग खाएंगे ही खाएंगे, है ना, बगैर टमाटर के कैसे गुजारा होगा। और कुछ बेचारे जो गरीब हैं वो नहीं खाएंगे, वो बिना बिना टमाटर के काम चला रहे हैं। लेकिन सप्लाई तो कम हो गई है, बाढ़ वगैरह आ रही है, काफ़ी जगह बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है,
तो पूरा मतलब तहस नहस हो रखा है सब कुछ मामला। इस वजह से टमाटर की जो है सप्लाई कम हो गई है और रेट इसीलिए उसका बढ़ गया है, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा हैं और सप्लाई कम हो रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, बिल्कुल सेम चीज़ है कि अगर बेचने वाले सेलर्स बढ़ गए, बायर कम हैं, तो शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। अगर इसका उल्टा हो गया, अगर बायर ज़्यादा हैं और सेलर कम पड़ गए, खरीदने वाले एकदम से ज़्यादा आ गए, तो शेयर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। डिविडेंड डिविडेंड दोस्तों मैंने इसमें ऐड कर दिया स्लाइड में कि डिविडेंड इज टाइप ऑफ बोनस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। दोस्तों प्रॉफिट दो तरह से होता है आपको। एक तो होता है कि मान लीजिए जो शेयर आपने खरीदा 100 रुपये का, 100 रुपये का शेयर खरीदा, आज खरीदा आपने, ठीक है, और एक साल बाद उस कंपनी ने प्रॉफिट बुक कर करके दिए, और मान लीजिए कुछ गुड न्यूज़ आई, जैसे इन्वेस्टमेंट उसके अच्छे हुए, मान के जैसे रिलायंस में अभी क्या हुआ था कि फेसबुक ने इन्वेस्ट किया रिलायंस के अंदर। तो जब फेसबुक ने इन्वेस्ट किया रिलायंस के अंदर, तो अचानक से रिलायंस के शेयर बिल्कुल बढ़ते चले गए, ऊपर चले गए, बढ़ते चले गए, क्योंकि फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस भी बड़ी कंपनी है। जब दो बड़ी बड़ी कंपनियां जब आपस में जब टाइज करेंगी, बिजनेस टाइज करेंगी, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो एकदम खुशी के मारे एक्साइटेड हो जाएंगे, और जो बायर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, लोग खरीदना चाहते हैं रिलायंस के शेयर। तो इस वजह से रिलायंस के जो शेयर हैं वो बढ़ गए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि 100 रुपये का शेयर खरीदा किसी ने, और इस तरह की कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और प्रॉफिट बुक हो रहा है, उस कंपनी का प्रॉफिट दे रही है कंपनी, निकाल के कोई XYZ कंपनी है जिसका हम ये बात कर रहे हैं 100 रुपये का शेयर है, तो उस कंपनी के शेयर अभी 100 रुपये के हैं, अगली साल उसके शेयर मान लीजिए पहुंच गए 150, ठीक है, अगली साल फिर उसके 2 साल बाद पहुंच गए 250, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गए 1000 रुपये पहुँच गए, ठीक है, मान लीजिए आज से 10 साल बाद, 10 ईयर्स बाद में वो 1000 रुपये पहुँच गए, और स्टार्टिंग हुई थी 100 रुपये से, 100 से बढ़ते बढ़ते आज हो गए 1000 रुपये, 10 साल बाद, 10 साल बाद 1000 रुपये हो गए। तो 100 रुपये से 1000 रुपये हुआ, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो 10 गुना पैसा हो गया 10 साल में, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से प्रॉफिट, कि आपने 1 लाख रुपये लगाया था, 1 लाख रुपये, और आपने 1 लाख रुपये लगाया था, और वो आपका हो गया अब 10 लाख आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, सिर्फ शेयर की ही मदद से। इसके अलावा जो होता है डिविडेंड भी बोनस की तरह दिया जाता है कंपनी के द्वारा कभी कभी। जैसे मान लीजिए कभी कभी कंपनी अपना क्वार्टरली मीटिंग में और एनुअल मीटिंग में डिसाइड करती है कि हमें ये प्रॉफिट हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डिविडेंड। तो वो होता है, डिविडेंड होता है पर शेयर, परसेंटेज ऑफ शेयर प्राइस। जो भी कंपनी जितना ज़्यादा परसेंट देगी, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है और वो डिविडेंड दे रही है आपको 10 रुपये का, तो वो 10 रुपये का डिविडेंड दे रही है, तो 10% दे रही है ना, 10 रुपये का डिविडेंड है तो 10% दे रही है आपको, 100 रुपये का उसका एक शेयर का प्राइस है। और अगर कोई कंपनी 200 रुपये का शेयर है उसका, और वो आपको डिविडेंड दे रही है 5 रुपये का, तो वो 2.5% का ही डिविडेंड दे रही है। तो आप इसमें देखोगे कि ये वाली जो कंपनी है इसका डिविडेंड अच्छा है, वो 10% दे रही है, और ये तो सिर्फ 2.5% ही दे रही है। तो ये भी एक लोभ लालच वाली बात होती है कि लोग देखते हैं कि ये कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है हमें, और ये हमें कम दे रही है ये वाली, तो हम इसके शेयर खरीद लें। पर ऐसा नहीं होता है, ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी कम डिविडेंड दे रही है तो ख़राब है, और कोई ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो अच्छी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये एक प्रॉफिट के सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि डिविडेंड भी आपको दिया जाता है, वो आपको आपके जो डीमैट अकाउंट होता है उस डीमैट अकाउंट में आपका ऐड हो जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंपनी विल गिव यू सेम अमाउंट डिविडेंड ईच एंड एवरी टाइम, इट इज़ डिसाइडेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंड AGM।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस साल आपको इतना डिविडेंड मिला है तो हर साल आपको उतना ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट हो रहा है, और आगे प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लॉस होगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा और शेयर के प्राइस और गिर जाएंगे, आपका तो और लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई दोस्तों बेसिक जानकारी। और ये इंडिसेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इंडिसेस क्या होता है दोस्तों? ये कुछ नहीं है, जैसे बीएसई सेंसेक्स है, आपने नाम बहुत सुना होगा उनका, बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी 100। तो इंडिया के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है बीएससी और एक है एनएससी। जो बीएससी है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और एनएससी 1992 में इम्प्लीमेंट हुआ था, 1992 में फॉर्म हुआ था। तो पहले बीएससी की बात कर लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी पुराना एक्सचेंज है, और ये एनएससी से बड़ा भी है कैपिटल के उसमें देखा जाए तो। और इसको जो है नॉर्मली सेंसेक्स जो है इसका टर्मिनोलॉजी यूज होता है, बीएससी सेंसेक्स, और एनएससी के लिए निफ्टी यूज होता है। तो इसके लिए हमें इसमें ज़्यादा आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका बेसिकली आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बस ये मोटा मोटी आप इतना ध्यान रखिए कि ये एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है बीएससी सेंसेक्स, एनएससी निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, निफ्टी 50 ग्रुप ऑफ टॉप 50 कंपनीज। मैंने यहाँ पे निफ्टी का ज़्यादा जोर दिया है। इसके पीछे वजह क्या है कि आजकल लोग निफ्टी में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जो भी करते हैं, मतलब सेंसेक्स में थोड़ा कम है, थोड़ा क्या मतलब काफ़ी कम है। अब जैसे इंडिसेस में ट्रेड होती है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में बहुत कम लोग करते हैं। और सेंसेक्स के अंदर जो है टॉप 30 कंपनीज होती हैं सेंसेक्स में, और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जो एनएससी निफ्टी होता है, निफ्टी 50 सॉरी ये वाला, और सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं। तो इसलिए ये जो है ये मेन है निफ्टी। एनएससी निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, निफ्टी 50 ग्रुप ऑफ टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 100 ग्रुप ऑफ टॉप 100 कंपनीज, निफ्टी 200 ये ग्रुप ऑफ टॉप 200 कंपनीज हो ही गया। तो दोस्तों फिर ये बैंक निफ्टी हो गया, इसमें ग्रुप ऑफ बैंकिंग फर्म्स है, ठीक है। तो दोस्तों ये सिर्फ बेसिक जानकारी दी है मैंने, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हर टॉपिक के लिए फिर एक एक अलग से वीडियो जो है हम जो है पोस्ट करेंगे, ताकि आपको डिटेल्ड जानकारी मिले। ये सिर्फ बेसिक जानकारी थी, आपका ज़्यादा समय फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर ज़्यादा सेचुरेशन भी हो जाएगा, है ना। अगर एक साथ ज़्यादा चीज़ें बताओ तो माइंड सेचुरेट हो जाता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सिर्फ बेसिक नॉलेज थी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ कमेंट हैं, कुछ आपके कुछ सजेशंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और धन्यवाद।